हेलो प्यारे मित्रों, आज हम क्लास 10 विषय साइंस में कुछ टॉपिक ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम लोग कुछ पार्ट बाकी रह गए थे जिसमें हम पढ़े थे पिछले वीडियो में दर्पण की परिभाषा, दर्पण क्या होता है, उसी का ये पार्ट 3 है जिसमें हम दर्पण के भागों के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण के कितने भाग होते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं, पार्ट वीडियो 3 है ये। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गोलीय दर्पण के भाग। गोलीय दर्पण के क्या देखेंगे हम? भाग। पहला इसमें आता है ध्रुव। पहला क्या आता है इसमें? ध्रुव। अब देखिए, देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रवर्तक। ये क्या होना चाहिए? प्रवर्तक। क्या होना चाहिए? प्रवर्तक। अब एक पॉइंट समझते हैं कि प्रवर्तक पृष्ठ क्या है। प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता क्या है, ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दे इसमें, इस वीडियो में। अब प्रवर्तक पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। हम इस तरफ क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं, या इसे कैसे कह सकते हैं? कलाई करते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कलाई। क्या कह रहे हैं? कलाई बोल सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखना, अगर हम इस साइड कलाई करेंगे तो हमारा परिवर्तक पृष्ठ इस साइड बनेगा। क्या बनेगा? परिवर्तक पृष्ठ हमारा इस साइड बनेगा। किस साइड बनेगा? इस साइड बनता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अब ये समतल दर्पण हो गया हमारा, ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये होता है बैक, या इसको बोल सकते हैं पिछला पार्ट या पिछला भाग। इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पिछला भाग। क्या है ये? पिछला भाग है। ये हमारा फ्रंट बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पहला, या सीधी सी बात कैसे, या इसको हम ये सही भाषा में करें, इसको कह सकते हैं सामने का भाग। क्या कह सकते हैं इसको? सामने का भाग। इसको हम कह सकते हैं सामने का भाग। ये कैसा भाग है? ये सामने का भाग बोल सकते हैं, सामने का भाग है। अब यहाँ ध्यान देना कि कलाई इस तरफ की गई है, लेकिन हमारा परिवर्तक पृष्ठ किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा। परिवर्तक पृष्ठ क्या बनेगा? इस साइड बनेगा। आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि परिवर्तक पृष्ठ को देखिए, ध्रुव में गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को यहाँ सीधी किसकी बात की जा रही है? केंद्र की बात की जा रही है। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर? केंद्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र की। को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या कर रहे हैं हम? कलाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कलाई। अब हमारा परिवर्तक पृष्ठ, अब यहाँ पर क्या रहा? परिवर्तक पृष्ठ हमारा इस साइड हुआ, परिवर्तक पृष्ठ साइड हुआ हमारा इस साइड हो गया, परिवर्तक पृष्ठ हमारा इस साइड हो गया। तो यहाँ पर इसका केंद्र यहीं पर होगा, बीच में होगा। इसका केंद्र क्या कर सकते हैं? बीच में होगा। इसका केंद्र कहाँ होगा? ये बीच में होगा, बीच में होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी, जिसे हम पी से लिखते हैं। यहाँ बताया गया ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र, ये हमारा परिवर्तक पृष्ठ हो गया, तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं हम? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से लिखते हैं। तो क्लियर हुआ? अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वक्रता केंद्र देखते हैं। वक्रता केंद्र देखते हैं। क्या देखेंगे हम? वक्रता केंद्र। देखिए, गोलीय दर्पण क्या है? ये गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। कैसा भाग है? एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे हम? वक्रता
केंद्र कहते हैं, इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर या कैपिटल अक्षर सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम? सी से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मान लीजिए कि हमारा एक गोला है, ये गोले का केंद्र क्या है? इसी बीच में होगा। गोले का केंद्र क्या होगा? इसी बीच में तो होगा। तो इसी के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से लिखते हैं। अब इसे हम बीच से मान लीजिए कट करते हैं, तो इसमें दो पार्ट बना, एक पार्ट आपका ये बना, एक पार्ट आपका ये बना। तो जो ये पार्ट बनता है ये हमारा होता है अवतल दर्पण। कैसा बनता है? अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो अभी हम पढ़े थे ऊपर कि ये तो जो इसका केंद्र होता है ये P होता है। अब बताया गया है कि जो इसका केंद्र है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका केंद्र ये है, तो इसका केंद्र यहीं पर हो गया, पॉइंट जहाँ पर ये मैंने रखा। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम सी बोलेंगे। इसी को क्या बोल देंगे? हम सी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये हमारा सी हो गया। तो सीधी सी बात इसमें कह सकते हैं कि ये फिगर पर देख लीजिए, इसको आप स्पष्ट नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ऐसे आप फिगर बना के, ठीक है, कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गई? P, ये हमारा क्या हो गया? C। तो वही कह रहा है कि गोले का केंद्र कैसा होना चाहिए? गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर C से लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या देखेंगे हम? वक्रता त्रिज्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर किसकी बात की गई है? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव को किससे लिखते हैं? हम P से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। तो P और C के बीच की दूरी, मतलब P और C के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ये क्या कर रहे हैं? हम पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश कर दिया गया। अभी आपको बताया गया था यहाँ पर ये क्या होता है? P हो जाएगा, ठीक। ये क्या होगा? आपका C हो जाएगा। केंद्र आपका हो गया C, ठीक है। इन दोनों की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इन दोनों के P और C की दूरी, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वही बताया गया है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये हमारा ध्रुव हो गया। इन दोनों की बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। बहुत सिंपल है। ये फिगर आप बना सकते हैं, कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे हम? पॉइंट अगला मुख्य अक्ष पढ़ते हैं। मुख्य अक्ष में देख लीजिए, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर है पॉइंट, ध्यान देना, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, एक सीधी रेखा, होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसे? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइंट को नोट कर सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है। क्या हो गया हमारा? ये अवतल दर्पण हो गया ये। और अभी बताया गया है आपको कि इसका जो केंद्र होता है यहाँ, ये P होता है, फिर यहाँ पर इसका केंद्र क्या होता है? C होता है। तो वही चीज़ बताया गया है, यहाँ पर नोट करना। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहेंगे। ये देखो सीधी रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। जो सीधी रेखा मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसे? मुख्य अक्ष बोलते हैं। आगे पॉइंट हम नोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी यहाँ देखते हैं। फोकस दूरी में देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए दर्पण के ध्रुव, यहाँ नोट करना, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F आ जाता है। मतलब
ध्रुव को यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, P से लिखते हैं, और वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में एक अन्य बिंदु क्या आ जाता है, F आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं कैसे। ये मान लीजिए कि एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया हमारा, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया P, ये आपका हो गया C। इन दोनों के बीच में, P और C के बीच में एक अन्य बिंदु F आ गया। क्या आ गया, F। इसी F को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसी F को क्या बोल देंगे हम, मुख्य फोकस बोल देंगे। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। हाँ लिख, ध्यान दीजिए आप, मुख्य फोकस। क्या बोल देंगे हम, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी, यहाँ पर बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस देखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी बोलेंगे। ध्यान देना है पर यहाँ पर ध्रुव जिसको हम P बोलते थे, और मुख्य फोकस जिसे हम F बोलते थे, कैपिटल F। इन दोनों के बीच की, मतलब P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते थे हम, फोकस दूरी। क्या बोलते थे, फोकस दूरी बोलते थे। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसे परिवर्तक बना दिया गया। ये हमारा क्या हो गया P, ये हमारा क्या हो गया F, फिर ये होता है था C। मतलब अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये P और F इन दोनों के बीच की दूरी, P और F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। क्या बोलेंगे हम इसे, फोकस दूरी कहते हैं। P और F के बीच में, P और F के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस दूरी के बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, फोकस दूरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, द्वारक क्या होता है। यहाँ पर देखिए, द्वारक को यहाँ समझते हैं हम क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय होता है। क्या होता है, गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होता है। मान लीजिए एक वृत्ताकार है, ये इसकी एक क्या होता है, एक सीमा होती है। गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा को, जिसे हम व्यास कह सकते हैं। व्यास कैसे बोलते हैं, बीच से कट हो जाता है, व्यास कहलाता है वो। व्यास। और दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक है। दर्पण का द्वारक, मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है, तो इसका द्वारक, ये द्वारक की बात की जा रही है। इसका द्वारक, किस द्वारक की बात करते हैं हम यहाँ पर, ये इस द्वारक की बात करते हैं, जो ये द्वारक होता है। ये हमारा क्या होता है, द्वारक हो जाता है। अब हम बनाते हैं उत्तल, बनाते हैं उत्तल में इस द्वारक की बात करते हैं। मतलब बोल सकते हैं इसको M1 और M। तो M1 और M क्या होता है, ये द्वारक होता है। क्या होता है, द्वारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, देखते हैं अब हम। अब आ गया अगला पॉइंट, ये हमारा प्रतिबिंब, उसके गोलीय के भाग को हम यहाँ का क्या किए, पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, ये प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार, कि हमारा दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, और उसका आकार कैसा होगा। आकार का मतलब ये होगा उसका साइज, जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, साइज। क्या बोलेंगे इसे, साइज। अब साइज बोलते हैं, साइज क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और बराबर भी हो सकते हैं ना। तो इसमें हम आके
इस पॉइंट को कवर करते हैं, ये आपका पॉइंट रहेगा। पर चलो देखते हैं फिर अगला पॉइंट। पहले हम देखते हैं ये बीम। बीम का मतलब सीधा सा मतलब है, बीम का मतलब हो गया वस्तु। क्या हो गया? वस्तु। बीम का मतलब क्या हो गया? वस्तु। अब वस्तु की स्थिति, स्थिति क्या है? वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई हो। अब मान लीजिए कि हमारा ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण का केंद्र क्या होता है? P होता है। और गोले का केंद्र का क्या होता है? C होता है। और C और P के बीच में एक अन्य बिंदु F आ जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तु की स्थिति, वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई है। अब वस्तु यहाँ भी रखी जा सकती है, वस्तु यहाँ भी रखी जा सकती है, वस्तु यहाँ भी रखी जा सकती है, वस्तु अनंत कहीं रखी जा सकती है। मतलब वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी रखी जा सकती है। तो वही बताया गया है वस्तु की स्थिति में कि वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई हो। इसका मतलब इस लाइन का मतलब हुआ। अगला पॉइंट यहाँ समझते हैं हम। प्रतिबिंब की स्थिति, वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बना हो। मतलब मान लीजिए दर्पण द्वारा, इस दर्पण के द्वारा वस्तु यहाँ रखी गई, तो इसका प्रतिबिंब कहीं तो बनेगा ही। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका भी तो एक स्थान होगा। उसका स्थान यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, C पे हो सकता है, F पे हो सकता है, और C और F से बाहर भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि प्रतिबिंब, वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रतिबिंब की साइज देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है वस्तु के, और वस्तु से बड़ा बन सकता है। कहने का मतलब यहाँ हमारा ये मतलब है कि मान लीजिए एक वस्तु है, स्पेस कहाँ है, ये यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से ये P, F और C ये वस्तु है। यहाँ पर वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब C पर बन सकता है, F पर बन सकता है, और F और C के बीच में भी तो बन सकता है। अब इसका मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर लंबी है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर भी बन सकता है, 3 सेंटीमीटर भी बन सकता है, और इससे और 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हो गया कि जो वस्तु है ये, इस वस्तु से हमारा प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, और बराबर भी बन सकता है। बराबर 3-3 सेंटीमीटर जिसकी उसकी लंबाई होगी, बराबर भी बन सकता है। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया। अब प्रकृति में देखते हैं। प्रकृति में ये पता चलता है कि जो दर्पण द्वारा वस्तु बनेगा, जो प्रकृति में देखते हैं, जो दर्पण द्वारा बनेगा हमारा जो दर्पण द्वारा बनेगा वो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ये जो चीज़ यहाँ पर बनाया गया है, ये जो बताया गया था कि वस्तु बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, और ये देखो 3-3 सेंटीमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई बराबर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है। अब ये प्रतिबिंब क्या बन सकता है? उल्टा भी बन सकता है। क्या बन सकता है? उल्टा। क्या बन सकता है? उल्टा भी बन सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर रखी हुई थी पेंसिल, ये मान लीजिए पेंसिल यहाँ पर रखी हुई थी इस साइड। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा भी तो बन सकता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा भी तो बन सकता है। ये इसका प्रतिबिंब क्या बन सकता है? उल्टा। देखो ये इसका उल्टा भी बन सकता है, या सीधा भी बन सकता है। इसका प्रतिबिंब क्या बन सकता है? सीधा भी बन सकता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बन सकता है? सीधा भी प्रतिबिंब इसका बन सकता है।
ये चीज़ें हुई। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिबिंब सीधा क्या बन सकता है, सीधा बन सकता है, उल्टा बन सकता है। अब यहाँ पर वास्तविक और आभासी भी हो सकता है। अगर ध्यान रखना, अगर मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बना तो हमारा वस्तु हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अगर वास्तविक होता है तो उल्टा बनेगा। ये बात ध्यान नोट करने वाली है। अगर वास्तविक होता है तो सीधा बनता है, सॉरी, वास्तविक अगर होता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और आभासी रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये इसमें नियम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार से बन सकती हैं। पहला वास्तविक और उल्टा। क्या बन सकता है, वास्तविक और उल्टा बन सकता है। वास्तविक और उल्टा, तो दर्पण के सामने सदैव उल्टा बनेगा। दर्पण के सामने सदैव क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये दर्पण है PFC। तो ये दर्पण के सामने का भाग है। ये किसका भाग है, सामने का भाग, सामने का भाग होता है। दर्पण का सामने का भाग है इसका। ये बैक होता है, पिछला भाग। ये पिछला भाग हो सकता है। किसका हो सकता है, पिछला भाग हो सकता है। तो बताया गया है यहाँ पर कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और वो भी उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये दर्पण है, दर्पण के सामने बनेगा। ये सामने वाला पार्ट है, तो दर्पण के सामने बनेगा। यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। वो भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, देखते हैं। हाँ, अब हम इसमें देखते हैं आभासी और सीधा के बारे में। किसके बारे में, आभासी और सीधा कैसे बनेगा। अब ये करेगा, दर्पण के पर्दे के पीछे बने, दर्पण के पर्दे के पीछे बनेगा और सीधा बनता है। दर्पण के पीछे का सीधे बनेगा और फिर पीछे बनेगा। मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये कैसा है, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा इस दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब ये पिछला वक्त बताए थे, यहाँ बन सकता है, पीछे बनेगा। दर्पण के क्या बनेगा, ये पीछे बनता है। ये हमारा P हो जाता है, ये F और C, ये दर्पण के पीछे बनेगा, इसके पीछे बन सकता है। और जब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। ध्यान रखना कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के आगे क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनेगा। पीछे सीधे, आगे उल्टा, इस तरीके से ये बनता है। तो प्रिय मित्र, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करिए, और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और आप सीखते रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।